मेंस आंसर राइटिंग में आप सभी का स्वागत है। जो प्रश्न मैंने दिया था आप लोगों को आर्टिकल 44 के संबंध में, वो प्रश्न आपको दिख रहा है कि चर्चा कीजिए कि वो कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को अधिनियमित करने से रोकते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोगों ने लिखा है और मैं सबसे पहले कॉपी चेक करूंगा जिनका नाम अभी नहीं दिखा है। इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी और समान नागरिक संहिता के अंतर्गत व्यक्तिगत कानून, संपत्ति संबंधी कानून और विवाह, तलाक तथा गोद लेने से संबंधित कानूनों में जो मतभिन्नता है उसे दूर किया जा सकता है और भारत के सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान नियम और कानून समान नागरिक संहिता को लागू करके बनाया जा सकता है। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। एक क्लियर कीजिएगा आप लोग कि समान नागरिक संहिता के बारे में थोड़ा सा ना इसका अर्थ बता दीजिएगा परिचय में ही, कि समान नागरिक संहिता का अर्थ है देश के हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होना, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब के हो, है ना। अभी अगर देखा जाए तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग अपना उनका पर्सनल लॉ है, लेकिन जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो सभी धर्मों को एक कानून के नीचे आकर के जो कानून तैयार होगा उसको पालन करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अभी क्या है कि हम लोग को धर्म और परंपरा के नाम पे अलग अलग नियमों को मानने के लिए छूट है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू जब हो जाएगा तब जाकर के विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे जैसे सभी विषयों में नागरिकों के लिए एक समान कानून हो जाएगा, है ना। और ये भी लिख दीजिएगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो इसको लागू होने से नागरिकों का जो उनका जो जैसे मान लीजिए पूजा करने की जो प्रक्रिया है, वेशभूषा है या उनका जो रीति रिवाज है वो प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो अर्थ जरूर बताइएगा। और इसके अलावे भी आप चाहें तो अभी दो जो राज्य है खास करके उत्तराखंड में चुनाव है और कल ही बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है जिसमें सबसे पहले नंबर पर अगर आप लोग देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लिखा हुआ है। हम आपको ना टेलीग्राम में वो उसका मैनिफेस्टो सेंड करते हैं, पहला पेज का वो फेसबुक पे दिखाई दिया था। तो पहले पॉइंट में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की थी। अक्टूबर का शायद 30 या 31 तारीख था जब गुजरात में वहाँ के जो गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी भी कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक समिति गठन करने की घोषणा की है। तो आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाल ही के उदाहरणों में इन इन राज्यों में कुछ दिन पहले यूपी में भी सुनाई दिया था। तो कुछ एक एग्जाम्पल भी लिखिए। गोवा का आप लोगों लिखे ही हैं। और इसके बाद आप लिखे हैं समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। हालांकि ये आंसर सबसे बढ़िया आंसर है। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता, भारत एक बहुल संस्कृति वाला देश है, इसमें एकरूपता और सभी के लिए न्याय समानता हेतु एवं कुछ ऐसे न्यायिक फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए हैं जिसे देखते हुए इसे लागू करने की आवश्यकता समझी जा रही है। और समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है इसको आपने एक ग्राफ के जरिए बताया है, मानचित्र के जरिए बताया है। और सरिया कानून 1937 हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ आदि को समाप्त कर एक नियम हो जाएगा। तो ये आवश्यकता क्यों है इसका सारा आप लोगों ने उदाहरण दिया है। अब आगे देखें और इसमें बाधा क्या है जो प्रश्न में पूछा गया। ठीक है, तो धार्मिक कारण बहुत बढ़िया लिखे हैं आप। तो भारत में मुख्य रूप से 8 धर्म, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी और पारसी के लोग निवास करते हैं जिनकी अपनी अपनी धर्मों की मान्यताएं अलग अलग हैं। समान नागरिक संहिता को अपने धर्म की अवहेलना मानते हैं। उनका मत है कि इससे उनके धर्म की सर्वोच्चता और प्रमुखता को आघात पहुंचेगा। ठीक है, धार्मिक कारण आपने बताया है और उदाहरण भी दिया है। लगभग 14 वर्षों से पुराने मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही इस्लाम धर्म को अपना कानून मानता है। ठीक है, तो इनका मानना है कि यदि समान नागरिक संहिता लागू होगा तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए समान नागरिक संहिता का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। अच्छा लिखा है आपने। राजनीतिक कारण, राजनीतिक दल इसे लागू होने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक, तो बहुत बढ़िया लिखे हैं। एक दल जहां समान नागरिक संहिता को अपना एजेंडा बता रहा है वहीं दूसरा दल इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार की राजनीति बताती है। इसके आगे भी तो लिखिए, यही कारण है कि समान या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में राजनीतिक अड़चनें भी बाधा बन रही है ना। लेकिन मान लिया जाए कि राजनीतिक कारण है तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे तब ना। मान लीजिए सत्ताधारी दल है वो तो ला ही सकती है, अगर उसके एजेंडा में है तो लागू कर ही देगी, लेकिन फिर वो भी क्यों नहीं कर रही है। आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा। संवैधानिक कानून,
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 25 के तहत सभी धर्मों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। समान नागरिक संहिता लागू करने पर मौलिक अधिकार और नीतिशक तत्वों का आपस में टकराव होगा। यह संविधान में निहित स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार नीतिशक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण है या सर्वोच्च है, अतः मौलिक अधिकार एक बाधक कारक के रूप में है। ऐसा नहीं है। अगर आप आर्टिकल 31C पढ़ेंगे तो उसमें कहा भी गया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखिएगा संवैधानिक कारक में, और साथ ही बताइएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की मांग भी है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने कई निर्णय में इसको बनाने की बात करते आ रही है, तो आप उसको दिखाइएगा। अन्य कारक में है रूढ़िवादी सोच है, सही जानकारी की कमी है, समान नागरिक संहिता और बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों में मतभेद। अच्छा है। समान नागरिक संहिता लागू होने से फायदे, बहुत बढ़िया। एक आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण तथा जाति और धर्म की राजनीति कम करने में सहायक है। समान नागरिक संहिता भारत को एकीकृत करने में मदद करेगा। धर्म की रक्षा के नाम पे वोट बैंक की राजनीति समाप्त होगी। महिलाओं को और अधिकार देगा, और महिला, ठीक है, जेंडर जस्टिस की बात हो जाती है, ठीक है। वर्तमान समय में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड इसे लागू कर, उत्तराखंड नहीं, सिर्फ गुजरात भी करेगा, यूपी भी करेगा, ठीक है ना। अब भारत के कई राज्य से लागू करने की स्थिति में है या करने जाएंगे। निष्कर्ष, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की पूर्ण प्राप्ति हेतु और लैंगिक विभेद को समाप्त करने हेतु समान नागरिक संहिता आवश्यक है, परंतु सरकार द्वारा इसे लागू करने से पूर्व सभी धर्मों के लोगों को इसके प्रति जागरूक करते और महत्व को समझाते हुए लागू करना चाहिए, जिससे एकीकृत भारत का निर्माण हो सके। अच्छा, आपका लिखा हुआ है, देखिए। अगर इस प्रश्न को पढ़िएगा तो वही पूछा गया कि इसमें क्या चुनौतियां हैं, तो बाधा जब आप बताइएगा तो इसको लागू करने का फायदा भी आपको बताना होगा, है ना। तो आपका लिखा हुआ बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ जो प्रयास किए हैं कि पास्ट में या इसके संबंध में कुछ ऐतिहासिक हम लोग के पास जो साक्ष्य मौजूद है उसको लिखिए। जैसे कि अभी हाल ही में देखिएगा तो वर्ष 2018 में विधि आयोग अपने रिपोर्ट में बताई कि मतलब समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है, और इसकी जगह विधि आयोग का कहना था कि आप पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता पर वो जोर दिया था। तो आप 2018 का उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा 1835 1835 में जब ब्रिटिश सरकार थी, तो उस समय निष्पक्ष कानून की मांग की जा रही थी, जो सभी नागरिकों को एक रूप से एक कानून के नीचे लेकर के आए, या सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू हो जाए। तो 1835 में ब्रिटिश सरकार ने समरूपता के महत्व को समझा और एक समान नागरिक संहिता पेश की। लेकिन बाद में इसकी सिफारिश आई कि हिंदू और मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को इससे बाहर रखा जाए। तो कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में 1835 का दे सकते हैं। 1941 में जब सामान्य हिंदुओं के कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की मांग की गई, जिसके लिए BN राव समिति बनाई गई, तो इस समिति ने महिलाओं को समान अधिकार देने वाले एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। इसके अलावा 1937 का जो 1935 का जो एक्ट था, तो उसकी समीक्षा भी की गई थी, और समिति का कहना था कि हिंदुओं के लिए जो विवाह और उत्तराधिकार है, उसके लिए एक समान नागरिक संहिता लाया जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1956 में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम नामक एक नया कानून बना दिया गया। इन कानून से सभी के उत्तराधिकार, संपत्ति और तलाक से संबंधित कानूनों को संशोधित किया गया था, है ना। तो ये सब लिखिएगा, खास करके विधि आयोग वाला जरूर लिखिएगा, 2018 वाला, क्योंकि उसका कहना भी था कि समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय। अगर देश में 17-18 करोड़ मुस्लिम अगर इसके विरोध में हैं, तो इससे देश में अराजकता फैलेगी। तो कुछ एक एग्जाम्पल को दिखाइएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहती है कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसको लागू किया जाए, या सरकार को इस दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए, तो इन सब पे आपको लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा। और साथ ही जो निष्कर्ष है उसको भी, मतलब निष्कर्ष आपका और संतुलन में होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए। मतलब कि निष्कर्ष ऐसा हो कि इसके फायदे को गिनाते हुए हो। जैसे अगर आप देखिएगा तो जो पर्सनल लॉज है उसमें कहीं ना कहीं लैंगिक पक्षपात है। अगर आप, ठीक है, हम आपको आपको अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की हम स्वतंत्रता दे रहे हैं, तो देंगे क्यों? जब हमने संविधान की स्थापना की है, संविधान समानता की बात करता है, और पर्सनल लॉज में लैंगिक विभेद है, लैंगिक
तो सभी जो व्यक्तिगत कानून इसमें लैंगिक पक्षपात की समस्या है, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके ही दूर कर सकते हैं। और जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, तो उससे महिलाओं को, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या संवेदनशील वर्ग हो, उसको सामाजिक सुरक्षा मिलेगा। और जब सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, तो देश में एकरूपता होगा, राष्ट्रवादी भावना को बल बल मिल जाएगा, हल ना, है ना। और इसके साथ ही देश में जो बहुत सारे ऐसे विवाद है, जैसे मान लीजिए कि अब किसी को तलाक ही लेना है। एक उदाहरण आया था, एक हिंदू धर्म का लड़का एक अनुसूचित जनजाति की लड़की से शादी कर लिया, अब उसको तलाक देना चाहता है। तो जनजाति की जो लड़की है, वो दरअसल अब अपने अपने कानून के तहत उसको प्रोटेक्ट करने की मांग कर रही है। तो ये भी प्रश्न न्यायालय के समक्ष एक चुनौती बन गया। तो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होने से इस देश में ढेर सारी जो पर्सनल समस्याएं हैं, उसका भी समाधान हो जाएगा। तो इन सब बातों को आप लिखिएगा। तो ये पहले कॉपी का मैंने मूल्यांकन किया है। सेकंड कॉपी है, चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अधिनियमित करने से रोकते हैं। भूमिका है, समान नागरिक संहिता का आशय ऐसे कानून से है जो एक राष्ट्र में सभी नागरिकों हेतु बिना धार्मिक भेदभाव के एक समान विधान प्रस्तुत करे। ऐसा मत लिखिएगा, इसको थोड़ा और अच्छा से कीजिएगा। मतलब चूंकि परिभाषा बहुत सिंपल है, अगर समान नागरिक संहिता को देखिएगा तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है। इसमें कहा गया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर परिभाषित कीजिएगा तो देश के हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। इसके नाम से ये स्पष्ट हो जाता है, यानी कि ऐसी संहिता बनाई जाए जो सभी नागरिकों के पे समान रूप से लागू हो जाए, है ना। तो बिना धार्मिक भेदभाव के, तो ये बस ये वाला शब्द हटा दीजिएगा। एक समान विधान प्रस्तुत करें। यह विधान विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना जैसे मुद्दों से जुड़ा होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसको उल्लेख किया गया, जिसमें चूंकि राज्य इसकी स्थापना के लिए प्रयास करेगा, है ना। इस शब्द को लिखिएगा यहाँ पे, चूंकि डीपीएसपी में ही 44 में कह दिया गया। इसका मतलब क्या हो कि वो राज्य के लिए एक निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र के तत्कालीन हालात और विभाजन के परिणाम स्वरूप समाज में उत्पन्न अलगाव को देखते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करने का दायित्व भविष्य की पीढ़ी को सौंपा। और इसी उद्देश्य से अनुच्छेद 44 के अधीन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी भारतीय राजनीतिक कानून के समक्ष धर्म या लिंग के आधार पर सभी मामलों में भेदभाव समाप्त करने में सफल रही है, जिसके कारण भारतीय राजनीति कानून के समक्ष धर्म या लिंग के आधार पर सभी मामलों में भेद, इसको थोड़ा सुधारिएगा, ये सब लाइन ठीक नहीं है। और समस्याओं का उल्लेख आपने सीधे कर दिया है। और एक समान नागरिक संहिता का स्वरूप किस तरह का होगा, या धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों का मिश्रण होगा, या एक अलग नया कानून होगा, इस पर अभी तक कोई राय। ये बहुत अच्छा इनका लाइन है, इनको आप लोग फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये ठीक से लिखे नहीं है। मतलब जो वाक्य की सुंदरता होती है। तो एक समान नागरिक संहिता का स्वरूप किस तरीके से होगा? क्या यह कई धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों का मिश्रण हो जाएगा, या फिर एक नया कानून बना करके पेश किया जाएगा, है ना। अभी कोई राय नहीं बन पाया है। भारत में व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों का लंबा इतिहास रहा है, इस वजह से लोगों के द्वारा एक समान सिविल संहिता को आसानी से स्वीकार नहीं किया सकता है। व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों का लंबा इतिहास है, इस वजह से लोगों के द्वारा समान, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिएगा तो हिंदू में कहाँ आप विरोध देख रहे हैं, है ना। तो इस वजह से लोगों के द्वारा एक समान से तो स्वीकार कर लिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, नहीं तो अभी उत्तराखंड में बवाल हो गया होता, क्योंकि बीजेपी वहां पे पहले ही नंबर पे कॉमन सिविल कोड की बात की है। क्योंकि लोगों को द्वारा मत कीजिएगा। आप कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के द्वारा आसानी से स्वीकार नहीं कीजिए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उस कारण से विरोध होता है। अनुच्छेद 44 का मूल अधिकार की तरह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होना, इसकी वजह से जनता में इसकी समझ को लेकर के कमी या भ्रम की स्थिति भी एक समस्या है। ठीक है, जिसकी वजह से जनता में इसकी समझ को लेकर के कमी या भ्रम के, ये बहुत हल्का कारण है। मूल अधिकार के तहत विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता था, उसमें सरकारी हस्तक्षेप का मुद्दा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप खुल के लिख सकते हैं आर्टिकल 1425, है ना। भारत की विविधता जिस कारण विभिन्न समुदायों में समान नागरिक संहिता को लेकर के वैचारिक एकता बनाने की समस्या है।
ठीक है, ये जागरूकता के द्वारा संभव हो सकेगा। अल्पसंख्यकों के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए बहुसंख्यक कानून थोपे जाने का डर, समान नागरिक संहिता को लेकर होने वाली वोट बैंक की राजनीति। चुनौतियां तो आपने बढ़िया से लिखा ही नहीं है, क्या क्या चुनौती आएगी थोड़ा ठीक ठाक से लिखिएगा, क्योंकि एक तो धार्मिक जटिलता हो जाती है, फिर धर्मों के भीतर भी जटिलता है। अगर आप उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों को देखिएगा तो जनजातियों को लेकर के कुछ विशेष वहां पे प्रावधान किया गया है, उन सबको अच्छे से लिखिए। फिर निष्कर्ष है, समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने हेतु और कई मतावलंबियों के बीच फैले मतभेदों को खत्म कर कानून के समक्ष किसी भी तरह की असमानता को समाप्त करने, इसको और अच्छे से आप लिखिएगा थोड़ा। एक तीसरा सवाल हम चेक कर रहे हैं, चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत के राज्य के निर्देशक तत्वों में प्रदत्त के अनुसार ठीक है। भारतीय संविधान में भाग 4 में निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जिसके प्रावधानों को सरकार द्वारा समय समय पर लागू कराया जाता है। हाल ही में अनुच्छेद 44 में वर्णित समान नागरिक संहिता, अभी देखिएगा तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार का बयान भी आया है कि सरकार जो है, हमको लगता है कि ये घटना इसी 18-19 तारीख को या 31 तारीख का है पिछले महीने का, जिसमें सरकार कही है कि जो कोर्ट है वो हमको नीति बनाने के लिए आदेश नहीं दे सकती है। कॉमन सिविल कोर्ट पे ही कही है। आप अड़चन को भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के द्वारा ऐसा सरकार के द्वारा ऐसा कोर्ट में कहा जाना तो चुनौती ही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निषेधक तत्वों का वर्णन है, जिनके प्रावधानों को सरकार के द्वारा समय समय पर लागू कराया जाता है। हाल ही में अनुच्छेद 44 में वर्णित समान नागरिक संहिता चर्चा का विषय रहा, जिसको लागू करने में कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। समान नागरिक संहिता प्रभावित करने वाले कारक, संभावित उपाय। तो समान नागरिक नीति निषेधक तत्व के तहत अनुच्छेद 44 में है प्रावधान है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए पूरे भारत में राज्य क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। रिपीट कर दिए जो यहाँ पे आप लिखे हैं, है ना, मतलब उसको अलग तरीके से रिपीट ही किए हैं। समान नागरिक संहिता के से अभिप्राय एक पंथ निरपेक्ष कानून से है, जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है, अर्थात अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता का मूल भाव है। प्रभावित करने वाले कारक, मूल अधिकारों का हनन, सीधा आप मूल अधिकारों पर ही आ गए हैं। कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता मूल अधिकार के अनुच्छेद पर, इसको थोड़ा तीसरे चौथे या पांचवें नंबर पर जगह दीजिएगा, तुरंत मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा। देश की विविधता में के विरुद्ध है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण देश के लिए व्यक्तिगत कानूनों की एकरूपता देश ऐसा नहीं है, देश की विविधता के विरुद्ध नहीं है। सब लोग एक कानून से प्रशासित होंगे तो विविधता के विरुद्ध क्या होगा। अगर आप अलग अलग धर्मों के मान्यताओं में देखिएगा तो इतना क्रूर तरीके से फैसला आता है कि आप, यही तो 3 तलाक का केस था, आप 3 तलाक का उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ फोन पे ही 3 तलाक दे दिए तो लोग, तो 3 तलाक हो गया, है ना। सांप्रदायिक राजनीति, भारत में वर्तमान में धर्म और अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, अतः सबसे बड़े वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए समान नागरिक संहिता को सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। आपसी सहमति का अभाव, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है, इसलिए हाँ ये सब लिखिए कारण। वैदिक समस्या, व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है, अतः संसद को इस विषय पर अत्यधिक अधिकार प्राप्त, ये कैसे आप बोल रहे हैं, समवर्ती सूची में तो केंद्र का ही कानून मान्य होगा, है ना। ठीक है, व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है, अतः संसद को इस विषय पर अत्यधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए व्यक्ति समवर्ती सूची में आप सबको मालूम है कि अगर केंद्र कानून बनाते तो वही लागू होगा, लेकिन राज्य अपने अपने तरीके से कानून बनाती है ना। लेकिन आप ये लिखें तो यहाँ गलत हो जाएगा लाइन, क्योंकि आप और आगे नहीं लिखे हैं कुछ भी। संभावित उपाय, लोगों को जाति धर्म की मान्यताओं से ऊपर उठ करके समान नागरिक संहिता के सकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलानी होगी। इसके लिए विभिन्न माध्यमों जैसे स्कूली पाठ्यक्रम, हाँ जो समाज में रूढ़िवादिता है उसको दूर किया जा सकता है, तमाम तमाम तरीके से जागरूकता कार्यक्रम को शुरुआत करके, ठीक है। लैंगिक असमानता को समाप्त कर सामाजिक समरूपता को स्थापित करना होगा। सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध कर कुछ ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांतों पर, ठीक है, अच्छा है। गोवा एकमात्र राज्य है जहां लिखना चाहिए वहां गोवा का उदाहरण नहीं दिए और लास्ट में लिख दिए हैं। आप यहाँ पर टाइटल लिख दिए हैं कि संभावित उपाय, अब उपाय लिखें तो इसमें गोवा का उदाहरण दे दिए।
गोवा में तो 1961 में जब सरकार बनी थी तो उस समय पुर्तगाली शासन के दौरान ही इसको लागू कर दिया गया था, उसमें भारत सरकार थोड़े लागू की है। 1961 से ही अगर देखिएगा तो जब सरकार बनी वहां पे तो लागू ही था, तो पुर्तगालियों के शासन के दौरान ही उसको लागू कर दिया गया था। उसके बाद देखें, चर्चा कीजिए कि वो कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य के निश्चित तत्वों में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों को, ठीक है, राज्य के डीपीएसपी में 44 में लिखा है कि भारत संपूर्ण क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। संविधान निर्माण करते समय बुद्धिजीवियों ने सोचा कि धर्म के भारतीय नागरिकों के लिए एक ही सिविल कानून होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। विवाह, संपत्ति, विरासत का उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, एडॉप्टेशन, समान नागरिक संहिता यानी कि लागू करने का मतलब है कि शादी, तलाक और जमीन जायदाद के उत्तराधिकार के विषय में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। फिलहाल हर धर्म के लोग इन कानूनों का निपटारा अपने अपने, इसको और अच्छे से लिखिए, ये आपका अच्छा नहीं है। जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी आदि सभी धर्मों का अलग अलग धर्म संबंधित कानून है। तो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं आप, आगे कुछ लिखे ही नहीं है। समान नागरिक संहिता लागू होने में बाधक तत्व, भारत में शुरू से ही नागरिक संहिता धर्म पर आधारित रही है। सभी धर्मों का अपना अपना लॉ है। समान नागरिक संहिता को लागू करने से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति के संरक्षण का मौलिक अधिकार 25, 26, 29 का उल्लंघन होगा, जो कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। भारत में धर्म अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है और बलपूर्वक समान नागरिक संहिता को लागू करने में अल्पसंख्यक वर्गों को मन में भय उत्पन्न होगा, जो राष्ट्र की एकता और दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति भी इस मुद्दे पर संजीदगी से एक दल जहां साम ठीक है, पक्ष में भी तर्क देती हैं आप। आपका निष्कर्ष देखें, उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता मानव अधिकारों, लैंगिक समानता आदि को प्राप्त करने में सहायक है। आवश्यकता इस बात की कि इसे लागू कराने से पहले पूरे भारत के सभी राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए। बहुत क्रांतिकारी आप बात बोल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप लागू करना ज़्यादा बेहतर होगा। इकट्ठे पूरे भारत में अगर लागू कर दे तो हो सकता है कि देश के किसी कोने में ज़्यादा उग्रता आ जाए। इसके साथ ही साथ जागरूकता कार्यक्रम में सामाजिक वर्ग और अन्य और अच्छे से निष्कर्ष को लिखिए। आपका निष्कर्ष थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। संवैधानिक कारक, इनका है ये कॉपी। तो समान नागरिक संहिता से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी पंथ पर लागू होता है। दूसरे शब्दों में आपका तो सीधा जो है कानूनों से, दूसरे शब्दों में अलग 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 अलग, ये कहाँ से आ गया सा, अच्छा नीचे लिख दिए हैं। चाहे चाहे वो किसी भी पंथ से संबंधित है पर समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना, ठीक है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में। एक बात समझिएगा, ये लाइन हर लोग लिखेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा ना चालाकी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा अपने तरीके से बदल करके लिखिए, ठीक है ना। कुछ अच्छा इसका लाइन या वाक्य चुनिए जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में लगे कि वो अलग तरीके से पढ़ रहा है। समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार की विचार जानने की पहल कर चुका है। अच्छा लिखे हैं। यह किसी भी पंथ जाति के सभी, अच्छा आशीष है बक्सर से है, ठीक है। संत समागम आज से वहाँ स्टार्ट हुए हैं। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों के ऊपर होता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक या गोद लेना हो, सब में समानता स्थापित करने की बात करता है। समान नागरिक संहिता को अधिनियमित होने से रोकने वाले प्रमुख कारकों को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। संवैधानिक, संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार 25, 28, 14 भी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक को प्राप्त है। समान नागरिकता को लागू उल्लंघन होगा जो कि इनका विधि द्वंद्वता का कारण होगा, क्रांतिकारक है, ठीक है। साहबानो मामले में दिए गए निर्णय को तात्कालिक राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद, ठीक है। धार्मिकरण है, भारतीय समाज में धर्मों की सर्वोच्चता भी इसी संहिता का अवरोधक, ठीक है। जो जो ये सब है ना, ये सब आपको उदाहरण ये सब इसलिए साहबानों का याद रखिए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो स्थापना में थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट आता है ना, वो बाधक बन जाता है, उसको लिखने में आपका सहायक रहेगा। संविधान सभा में भी कुछ मुस्लिम सदस्यों द्वारा इसे मुस्लिम धर्मों के खिलाफ बताया गया था। बहुत बढ़िया ये लाइन है, भीमराव अम्बेडकर है ना, इसे
मतलब नेहरू और अंबेडकर दोनों हिंदू कोड बिल जो था तो वो लागू करना चाहते थे, लेकिन फिर संविधान में इनका खुद ही विरोध हो गया है। तो ठीक है, समान नागरिकता लागू होने से भारत की भारत की आधी आबादी में सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल कानून में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा के तहत सभी के समान नागरिकता को लागू। अतः भारत सरकार को अन्य देशों की तरह, ठीक है, अच्छा अच्छा लिखे हैं। अन्य कुछ अन्य धर्म लिख दे, अमेरिका, तुर्की, पाकिस्तान, पूरा यूरोपियन यूनियन फॉलो करता है ना। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यहाँ पे सब है। तो अच्छा लिखे हैं। एक कॉपी है छपरा मून। समान नागरिक संहिता वह संहिता है जो पूरे देश के लिए एक समान कानून और सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के आदि संबंधी एक रूपता बहुत बढ़िया है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र के तत्कालीन हालात और विभाजन के, मतलब आपका इंट्रोडक्शन और ये फर्स्ट वाले का इंट्रोडक्शन सेम है, तो जो यहाँ पे गाइड किए हैं उसको थोड़ा समझ के सुधार लीजिएगा। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात भी भारतीय राजनीति कानून के समझ, धर्म या लिंग के आधार पर सभी मामलों में भेदभाव समाप्त करने में असफल रही, जिसके कारण सामाजिक असमानता, महिला उत्पीड़न, नागरिकों के विकास आदि में बाधा, समस्याएं उत्पन्न होती। ठीक है, समस्याएं। एक समान नागरिक संहिता का स्वरूप किस तरह होगा? यह कई धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों का मिश्रण या एक अलग नया कानून होगा। इस पर अभी तक कोई आम राय, मतलब अगर देखिएगा चुनौती में, तो सबसे पहला कारक यही बताना चाहिए कि अभी तक कोई हमारे पास ना ड्राफ्ट ही नहीं है कि वास्तव में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहला कारक यही लिखिए, सभी लोग लिखिए। दूसरा है, भारत में व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों का लंबा इतिहास रहा है, अतः लोगों के द्वारा एक समान सिविल संहिता को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 44 का मूल अधिकार की तरह न्यायपालिका के द्वारा प्रवर्तनीय न होना तथा जनता में इसकी समझ को लेकर कमी या भ्रम की स्थिति भी एक समस्या है। भारत की विविधता, जिसके कारण विभिन्न समुदायों में समान नागरिक संहिता को लेकर वैचारिक एकता बनाने की समस्या, अल्पसंख्यकों के लिए बहुसंख्यक कानून थोपे जाने का डर, एक समान नागरिक संहिता को लेकर होने वाली वोट बैंक की राजनीति। अतः कहा जा सकता है कि एक समान नागरिक संहिता, ठीक है, आपने जो लिखा है और एक जेंडर जैसे शब्द लिखे, बहुत बढ़िया ये शब्द हैं। देखिएगा तो जो समान नागरिक संहिता है, इसमें जो पुराना कई बार हुआ है ना, कई बार जो विवाद उत्पन्न हो गया इसको लागू करने के संदर्भ में या इसको परिभाषित करने के संदर्भ में, उन सब घटनाओं का आप उल्लेख कीजिए। 1835 का है ना, 1951 का भी आप दे सकते हैं, तो सब लिखिए। चर्चा कीजिए कि वो कौन से कारक हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निषेधक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके अंतर्गत ही अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही गई है, जिसमें पूरे देश में एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, तालाक नहीं तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने की प्रावधान कर दी है। ठीक है। वर्तमान में यह सिर्फ गोवा में लागू है। ठीक है, संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने से सही समय पर लागू करने की बात कही थी। इसको लागू करने में कई चुनौतियां हैं। संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन, बहुत बढ़िया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, बहुत शानदार। गलत सूचना प्रेषित होना, बहुत बढ़िया। पौराणिक मानसिकता और अन्य कारण, बहुत शानदार है। और संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन, संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी भारतीयों को अपना धर्म मानने, पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन अगर अनुच्छेद 44 लागू किया जाता है तो इन उपबंधों में विरोधाभास, बहुत बढ़िया। जबकि बुद्धिजीवियों ने इसे किसी धर्म में हस्तक्षेप न मान करके उन्हें गरिमा में जीवन के अधिकार और वंचित होने से रोकना कहते हैं, बहुत बढ़िया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, है ना। उसके बाद गलत सूचनाओं का प्रेषित हो जाना, अल्पसंख्यकों को कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से उन पर बहुसंख्यकों के नियमों की थोपे, बहुत बढ़िया लाइन है। पौराणिक मानसिकता, अन्य कारण, हाँ ठीक है, मैं समझता अपनी मन, बहुत बढ़िया लाइन है ये सब, इनका बहुत अच्छा है। समाज के सभी धर्म संप्रदायों में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें इस कानून की वास्तविकता से परिचय करवाना चाहिए, ताकि बिना तनावपूर्ण स्थिति को लाते हुए इस कानून को धीरे धीरे पूरे भारत में लागू किया सके, डीपीएसपी। ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा और आप लोग एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक समान सिविल संहिता को भी लागू किया तो बहुत सारी चुनौतियां, खास करके भारत में अगर देखिएगा तो ढेर सारा मैटर, मतलब कि संविधान को अगर
फॉलो कीजिएगा तो मेघालय, नागालैंड, मणिपुर जैसे जो राज्य है ना, वहाँ पे स्थानीय परंपराओं को मान्यता दी है सरकार। तो उसका होगा क्या फिर? कई सारे स्टेट में देखिएगा तो आदिवासियों को विवाह, जमीन जायदाद, है ना, इसको लेकर के विशेष छूट दिया गया है। तो नए कानून से उनका क्या होगा फिर? अगर आप नया कानून बनेगा तो फिर उनकी उस कानून को लेकर के क्या होगा? वो कैसे फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से प्रसारित हो पाएंगे, है ना? हिंदू में देखिएगा तो अलग अलग जाति में अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू बौद्ध जैन को अगर शामिल कर लेगा तो उनकी अपनी विशेष मान्यताएं हैं ना। तो ऐसे में उसको हटा दें तो कहीं ना कहीं विरोध हो जाएगा, है ना। केंद्रीय विधि आयोग के बारे में कोई लिखा ही नहीं है ना। इन सब पे और भी अच्छे से लिखिएगा। आप लोग का है आंसर अच्छा है, लेकिन एक ऊपरी दृष्टिकोण से देखें तो सही है। कुछ एक होता है ना कि आप कुछ तार्किक बातों का समावेशन किए हैं या एकेडमिक शब्दों का भी कुछ थोड़ा बहुत उल्लेख किए हैं, तो वो सब नहीं किए हैं, तो कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये 5 कॉपी या 6 कॉपी आपका हमने चेक कर दिया है। अगला सवाल आप लोगों को देंगे हम EWS पे देंगे, क्योंकि ये कल इस पे निर्णय आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस पे लिखिएगा भी, सवाल आप लोगों को ग्रुप में डाल देते हैं, टेलीग्राम में देखिएगा। थैंक यू।